सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसके तहत जो भी हमारी और अमेरिका की इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जी फिर हमने किया लीमियो लोजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, वो बेसिकली कि हमारे जो पोर्ट्स हैं उसमें हम लॉजिस्टिकली और रिपेयर फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो साइन किया था बेका था, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसके कारण आपको जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजी जिसको वो किसी से शेयर नहीं करता वो भारत के साथ कर सकता है। इसका मतलब आज की तारीख में भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इसका महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है कि आप अगर देखें, भारत ने ज्यादातर हथियार पहले रूस से खरीदे। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं दिए। मगर 2000 के बाद जब से ये फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जब से भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, तो आप देखेंगे कि भारत को एक से एक अच्छा हथियार मिला है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, जिसको भारत के अंदर अभी महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। अभी आपने देखे C7 ग्रो मास्टर, आपके पास C17 एयरक्राफ्ट, उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर, इसके बाद अभी बात हो रही है G404 और G414 इंजन की, जो कि हम एक प्रकार से LCA में लगाएंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। तो इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में अमेरिका आपको वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है और आपको वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे G404 और 414 इंजन है, उसको भारत में ही फिर ट्रांसफर हो जाएगा HAL। तो अगर आप ये देखें कि सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका के जो डिफेंस के रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। और उसकी वजह यह है क्योंकि अगर चीन का मुकाबला करना इंडो पैसिफिक में, तो उसको मालूम है कि भारत के साथ रिश्ते बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वाड का हिस्सा है। मनीष, इसको समझे, दोनों क्वाड का हिस्सा है और क्वाड के 4 प्रिंसिपल हैं। देखो, बेसिक है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। इसका मतलब कि इंडो पैसिफिक के अंदर आप फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहिए, जो चीन नहीं हो रहा जाए। अगर चीन को रोकना है और चीन की दादागिरी को आपने चैलेंज करना है, तो भारत और अमेरिका को इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात से सहमत हूं, चाहे वो डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, दोनों आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के रिलेशन जो बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ेंगे। फर्क पड़ेगा, ट्रेड में बढ़ सकता है, थोड़ा सा हो सकता है ट्रंप के आने से आपके टैरिफ लगाया जाए, हो सकता है रिपब्लिकन आने से आपको ह्यूमन राइट के बारे में बातचीत होनी ज्यादा स्टार्ट हुए, कोई ना कोई कमेंट पास हो जाएगा कश्मीर के बारे में। मगर जो बेसिक है, जो रिलेशनशिप के अंदर आप बढ़ रहे हैं आगे 2000 के बाद, इसमें मुझे लगता है आप स्विंग रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के लिए, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। इनका इकट्ठा रहना बहुत ही जरूरी है वर्ल्ड की शांति के लिए भी। ये भी समझना पड़ेगा हमें। अगर हम वर्ल्ड के अंदर शांति चाहते हैं, इनका मिलना बहुत जरूरी है। और अगर चीन को इनकाउंटर करना है, जो स्पेशली अगर इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो इनका आपस में मिलना बहुत जरूरी है। शैलेंद्र जी से एक सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भूमिका बेहद अहम होती है चुनाव जीतने या हारने में। शैलेंद्र जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी है। अंचल जी से इसका सवाल ले लेते हैं। अंचल जी, जो स्विंग स्टेट्स हैं, इनको ये क्यों कहा जाता है कि यही तय करते हैं कि अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा? देखिए, 50 स्टेट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बना है वो 50 स्टेट से बना है। और पिछले सालों के पैटर्न को देखा जाए तो इसको ब्लू और रेड में भी डिवाइड किया गया है जी, जिसका मतलब ये है कि कुछ कमिटेड वोट्स हैं जो रिपब्लिकन्स के पास है, कुछ कमिटेड वोट्स हैं जो डेमोक्रेट्स के पास है। लेकिन ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, ये कभी भी अपना पत्ता नहीं खोलती हैं। इनमें कभी भी स्विंग हो सकता है, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स की तरफ, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन्स की तरफ। और 93 इलेक्टर्स आते हैं यहाँ से, जैसे भी आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे जी। और ऐसे में ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए
मैसन साहब ने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से प्रोसेस बताई थी, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं जी। कि ये अमेरिका का जो इलेक्शन है एक बहुत ही यूनिक है। देखिए, इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को जो वोट पड़ते हैं, अंत में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कैंडिडेट्स जिसको ज्यादा इंडिविजुअल वोट्स मिले हैं वो भी हार सकता है। इमेजिन करिए आप, हिलरी क्लिंटन को इंडिविजुअल वोट ज्यादा मिले थे जब ये ट्रम्प चुन के आए थे, लेकिन ट्रम्प चुने गए। उसकी वजह ये है कि यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, जो हमें मोस्टली इंडियन समझते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करती है। नहीं, इसे इलेक्टर्स करते हैं और हर स्टेट को उसके साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए सीट्स दे गई। आप उसे सीट्स कह लीजिए। सबसे बड़ी जैसे आपका न्यूयॉर्क की अलग हैं, हर बड़ी से लेकर 55 से लेकर 3 सीट्स तक हैं। और एक इनका एक बड़ा यूनिक सिस्टम ये है कि एक स्टेट में अगर इलेक्टर्स जो है, जिस भी पार्टी का इलेक्टर्स अगर 50.5% या 50.05% भी वोट ले लेता है तो विनर टेक्स द ऑल, वो सब के सब ले जाता है। तो ये 7 स्टेट्स में अगर 93 सीट्स कैसे किसकी तरफ चली जाए या उसमें मेजॉरिटी चली जाए, तो ये बहुत ही क्रूशल मानी जाती है। तो सभी जानकारों का एक कंसेंसस है कि स्विंग स्टेट्स का इम्पोर्टेंस जो है फाइनल रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपना मन पत्ता पहले से नहीं खोलती। बाकी जगह आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद यहाँ से इतने आ जाएंगे, वहां से इतने आ जाएंगे, लेकिन इन 7 स्विंग स्टेट्स किस तरफ हवा बहेगी यहाँ पे वो बताना, तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस। संजय जी, अगर पिछले कुछ समय देखा जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के आप स्टेटमेंट्स को आप देखें, चाहे वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो, चाहे कनाडा की बात हो वहां जो हिंदुओं के साथ हुआ, उसको लेकर वो मुखर होकर बोल रहे हैं। क्या एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो भारतीय मूल के जो वोटर्स हैं उनका रुझान ट्रंप के प्रति ज्यादा चला जाए कमला हैरिस की तुलना में? बिल्कुल, वो तो उसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि अभी देखिए वहाँ इतने सारे वोट्स हैं, जूस वोट है, पैलेस्टीन वोट है, अरब वोट है, इंडियन वोटर्स हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वोटर्स हैं, तो सबको लुभाने के तरीके हैं। और उनको पता है कि भारत की जनता को अगर ये रिलीजियस स्टेटमेंट्स पे इनको थोड़ा मोटिवेट करो तो वहाँ जो जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनको शायद फर्क पड़ेगा, पर मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, जो वहाँ पर भारतीय मूल के निवासी हैं उनको भी पता है कि उनके हित में क्या है, क्योंकि देखिए एक इमिग्रेशन पॉलिसी को अगर वो टाइट करते हैं तो इसमें हो सकता है भारत का भी नुकसान हो, क्योंकि अभी ये फैसला कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की किसको इमिग्रेशन माने जाएंगे किसको नहीं है। और अभी आपने देखा फिलहाल मेरे ख्याल एक पूरा जहाज इन्होंने वापस किया था, जो कुछ हमारे गुजरात से भाई गए थे और अमेरिका ने वापस कर दिए थे वो बिठा के। तो पूरी वेस्ट में अभी ये एक एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ चल रहा है और ये वेव चल रही है, आप देखिए यूरोप में भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लाइंस पे हो या रेशियल लाइंस पे हो, ये सारे होते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और कितना उनको एडवांटेज होगा वो वक्त बताएगा। पर मेरे को जो एक मेरी पर्सनल असेसमेंट बोलती है, देखिए सबके अलग अलग राय हैं, पता नहीं, मेरे को एक जो गट फीलिंग है, मेरे को लगता है शायद कमला हैरिस विल इमर्ज, मेरे को लगता है वो शायद प्रेसिडेंट बनेंगी, क्योंकि देखिए उसके कारण भी हैं। पहली बात, जो जेंडर बायस है, विमेन और जो सेलिब्रिटीज हैं, वुमेन सेलिब्रिटीज सारी आके उनको सपोर्ट कर रही हैं, और वहाँ पोर्शन बहुत बड़ा इश्यू है। और जहाँ इमिग्रेशन का सवाल है जो वो कर्व करना चाहते हैं ट्रम्प, उसमें क्या है कि वो बोलते हैं मैं डिपोर्ट कर दूंगा। डेमोक्रेट कमला हैरिस की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम वहां पर वॉल बनाएंगे तो उनको प्रिवेंट करें। तो ये एक को डिपोर्ट करना इतना आसान काम नहीं रहेगा। और फिर वो जो जिस प्रकार स्टेटमेंट देते हैं कि वो वहां पर लोगों के पेट्स और वो कुत्ते वगैरह खा रहे, बल्कि आज के पेपर में आया है कि वो शायद एक रशिया का कोई इन्फ्लुएंसर था, उसने किसी को पैसे दिए कि ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स या कुछ क्लिप्स भी दिखाए गए। तो ये देखिए, ईरान को भी अभी इंटरेस्ट है, रशिया को भी इंटरेस्ट है, पूरी वर्ल्ड को इंटरेस्ट है कि यूएस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ये तो बहुत ही बड़ा दिलचस्प है और हमारे भी कई टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स गए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने पूछा था फर्क क्या है इस में। जी देखिए, अमेरिकन हिस्ट्री में अगर आप देखा जाए, एक ही प्रेसिडेंट है जिन्होंने 4 टर्म किया है, वो है रूजवेल्ट, वो 12 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। दूसरा,
एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं एज अ फौजी एनालाइज कर रहा था, जी। आउट ऑफ 45 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, हम्म 45 में से 31 प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने मिलिट्री सर्विस की है, और उसमें से 13 हैं जो रिटायर्ड जनरल्स या ब्रिगेडियर जनरल्स या कर्नल्स थे। जी। तो ये भी एक बड़ा वो मतलब मेरे ये को भी दिलचस्प आंकड़ा है जो साझा कर रहे हैं आप। हाँ जी, एक दिलचस्प आंकड़ा है, मुझे लगता है हाँ, कि ये बहुत दर्शकों दिलचस्प हाँ, आंकड़ा हाँ, है कि मतलब डिफेंस सर्विसेज वाले भी वहाँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आप देखिए 13 तो सर्विंग थे और बाकी ने मिलिट्री सर्विस की हुई है। अभी फिलहाल इनके लिए ये जो प्रेसिडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है मिलिट्री सर्विस, लेकिन उसमें से 13 तो हैं जिन्होंने फुल फ्लेज मिलिट्री सर्विस की हुई है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। कहने जी। का मतलब है कि डेमोक्रेसी में सबके लिए ऑप्शंस खुले हैं, और मेरे ख्याल भारत में भी जिस प्रकार कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और कर्नल्स हैं जो मैदान में उतरे हैं, मेरे ख्याल एक अच्छी बात है। यही तो डेमोक्रेसी होती है। यही डेमोक्रेसी होती है।